एक असमाप्त कथा की कड़ी में आज प्रस्तुत है रमा सिंह द्वारा रचित अस्वीकृत इंद्रधनुष। उस घटना के बाद से ही अक्सर मन में पतझड़ उगाता है, जहाँ पेड़ों के बिखरे सूखे पत्तों की सरसराहट सारे वजूद पर रेंगने लगती है। इन्हीं सूखे पत्तों के ढेर से चलचित्र की तरह उभरने लगता है एक नाम, दिनेश, जिसकी स्मृति मन में आते ही प्राणों में एक झंझा सी मच जाती है। मन मथने लगता है पश्चाताप की अग्नि में, बिना किसी अपराध के। लेकिन जो नहीं है या जो था भी, तो अपने आप से मुझे अनजान रखा। उस शून्यता में मन को लौटा ले जाना भी कैसी बेकार सी बात है। लेकिन कुछ है जो मानता ही नहीं। चेतना की उदासी, एकाकीपन की आहट पाते ही सम्मोहित सा गंगा के विस्तार में फैल जाता है, जहाँ दिनेश की याद पत्ते के डोने में रखे घी के दिए सा मौजों से बचती निकल जाती है और मैं स्मृतियों में भटकने लगती हूँ। न जाने कितनी ही बार मैं अपने विगत के उन गली कूचों में अपनों को खोजती घंटों भटक चुकी हूँ। कब की बीत चुकी स्मृतियों को कैसे खींचकर मन पास, बिल्कुल पास, कल की, अभी की बात बना देता है और मैं वर्तमान से कटकर उन संदर्भों में जीने लगती हूँ। कॉलेज में न तो किसी का एडमिशन लेना और न ही किसी विद्यार्थी के 2-4 क्लासेस अटेंड कर लेना कोई खास बात होती है। लेकिन दिनेश कुछ क्लासेस अटेंड करते ही अपनी विशेषता की वजह से इंग्लिश विभाग में चर्चित विद्यार्थी हो गया था। यह चर्चा हिंदी विभाग में भी पहुंची थी और राष्ट्रभाषा के जनरल क्लास में प्रथम दिन ही उसकी कुशाग्र बुद्धि और इसी उम्र में उसके गहन अध्ययन, चिंतन और मनन की बात सिर्फ हिंदी के प्रकांड विद्वान प्रोफेसर श्रीधर ही नहीं, बल्कि पढ़ाई लिखाई में रुचि रखने वाले सभी विद्यार्थी भी मन ही मन मान गए थे। अंग्रेजी विभाग में ज़्यादातर विद्यार्थी ऐसे थे जो बचपन से ही अंग्रेजी सिर्फ बोलते और लिखते ही नहीं थे, सपना भी अंग्रेजी में ही देखते थे। शायद हंसते भी थे तो शेक्सपियर की तस्वीर को सामने रखकर उसी भाव भंगिमा में। ऐसे विद्यार्थी भी इस दिनेश से प्रभावित थे, जो पूर्णिया जिले के ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के एक साधारण गृहस्थ परिवार से आया था, जिसने अभी तक शहर की बहुत सी चीजें नहीं देखी थी। देखने में जितनी ग्रामीण परिवेश की शुद्ध आबो हवा ने उसे शारीरिक सुष्ठुता दी थी, उतनी ही उठने बैठने, अपनी वेशभूषा में आकर्षक अनजानापन भी भर दिया था। शक्ल सूरत में कहीं से भी कुछ नहीं था। चेहरे में एक चमक थी, वह भी तब दृष्टिगत होती जब पता चलता कि यह कुशाग्र बुद्धि के विद्यार्थियों में अनमोल रत्न माना जाता है। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उसे खुद अपना मोल, अपनी कीमत मालूम नहीं थी। उसे तो शायद लगता रहा होगा कि शहर के विद्यार्थी अंग्रेजी स्कूलों में पढ़कर बहुत कुछ जानते होंगे। शहर के कॉलेज में पढ़ने की अपनी लालसा में ही शायद उसने अपने आप को इतनी ज्ञान बुद्धि से लैस कर लिया था। मैट्रिक और आईए की परीक्षा के लिए भी उसने ऐसे ही किसी मनोबल के आधार पर तैयारी की होगी कि इंग्लिश डिपार्टमेंट में नामांकन हेतु दिए ऑनर्स के विद्यार्थियों में उसके अंग्रेजी का ऐसा प्राप्तांक देखकर प्रोफेसर देवनारायण ने शक समाधान हेतु दिनेश को अपनी कक्ष में बुलाया था और दूसरे ही दिन सिर्फ दिनेश की ही उन्होंने लिखित परीक्षा ली थी। उत्तर पुस्तिका देखकर तो प्रोफेसर को और भी ज्यादा आश्चर्यचकित रह गए। उनकी आंखों में एक साथ ही दिनेश के लिए अपार आह्लादक वात्सल्य भाव उभर आए थे। अक्सर दिनेश की चर्चा क्लासेस में होते हुए कॉमन रूम, गर्ल्स कॉमन रूम में भी पहुंच चुकी थी। उसे देखने की मेरी इच्छा पूरी हुई थी। अंग्रेजी के जनरल क्लास में भावहीन एक गंवारू लड़का बार बार उठकर सवाल कर रहा था, सवालों के जवाब दे रहा था। वह डॉक्टर झा का ही क्लास था, जिनमें विद्यार्थियों के कथानुसार किसी उद्भव अंग्रेज साहित्यकार की रूह समाई हुई थी। दिनेश के सवाल जवाब ने झा का हमेशा विद्यार्थियों के इंग्लिश के अल्प ज्ञान के कारण विक्षुब्ध चेहरा खुशी से चमक रहा था, जैसे सोचकर आनंदित हो रहे हों कि चलो कम से कम एक विद्यार्थी तो मन लायक
इस सेशन में आया। उसी दिन शाम को जब मैंने दिनेश को अपने पापा के सरकारी आवास के गेट पर उनका नाम पता पूछते खड़ा पाया तो आश्चर्य हुआ था। उसने मेरी इकलौती मौसी का नाम लिया था। पापा उसके लिए ड्राइंग रूम में आ गए थे। मम्मी भी आ गई थी और दिनेश से अपनी बहन का हालचाल पूछने लगी थी। पापा ने उसे मुझसे भी मिलवाया था। हम दोनों कॉलेज के एक ही बैच के थे, वह अंग्रेजी में और मैं दर्शन शास्त्र के ऑनर्स में। दूसरे दिन हम कॉलेज में मिले थे। मैंने अपनी सहेलियों से भी उसे मिलवाया था। नया नया शहर आया था, या फिर स्वभाव से ही कम बोलने वाला, दब्बू या शर्मीला किस्म का वह था। लड़कियों से बात करने में तो जैसे उसे पसीना ही आने लगता। वैसे भी इन सारी बातों में उसकी दिलचस्पी नहीं के बराबर थी। पढ़ाई और किताबें यही उसके साथी थे। दिनेश से बातें करना, फिर कभी कैंटीन में चाय पीने के लिए उसे ले जाना मेरे लिए भी कोई बहुत रोचक या रोमांटिक बात नहीं थी। लेकिन एक तो वह दूर का ही सही रिश्ते में आता था, दूसरे कहीं मन में भाव हो कि ऐसे चर्चित विद्यार्थी के साथ मेरा आत्मीय परिचय है। कॉलेज तो कुछ दूर पर था, लेकिन उसका हॉस्टल मेरे घर के बिल्कुल पास ही था। हॉस्टल का मेन गेट दूर था, लेकिन उसके बैकग्राउंड बाउंड्री वॉल में एक छोटा सा गेट था, जहां से वह प्राय रोज ही मेरे घर शाम को आ जाता था। कभी कभी कुछ खास खाना बना होता तो माँ मेरे छोटे भाई को भेजकर दिनेश को बुलवा लेती। वह मौसी का देवर था और माँ को भाभी जी कहकर ही पुकारता था। आते जाते एक तरह से वह परिवार का सदस्य ही हो गया था। मुझे तो वह नाम से ही पुकारता, लेकिन मैं कभी कभी उसे बुजुर्ग का दर्जा देकर मजाक करती। वह मजाक या फिर चुहल जल्दी नहीं समझ पाता था। अक्सर हम लोगों में पढ़ने लिखने की ही बातें होती। मेरे विषय को लेकर उसने कभी कुछ कहा तो नहीं, लेकिन एक बार यह जरूर कहा था, लिटरेचर पढ़ने का मजा ही कुछ और है, चाहे किसी भी भाषा का क्यों ना हो। उसमें गहराई होती है जिंदगी की। जितनी गहराई में उतरो उतना ही मोहक, उतना ही मंत्रमुग्ध आदमी हो जाता है। जैसे कुछ ही देर के लिए भौतिकता से आदमी कटकर नैसर्गिक संसार में प्रवेश कर जाता हो। उसी दिन उसने इसी संदर्भ में किट्स की, वायरन और शैली की कई पंक्तियां सुनाई भी थी। कविता की उन पंक्तियों को सुनाते हुए वह सच में जैसे अपनी उपस्थिति से कट गया था। चेहरे पर एक खोया हुआ मोहक सा भाव जैसे खेलने लगा हो। मैं उससे प्रभावित थी, एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में, लेकिन कभी कभी मुझे वह उबाऊ भी लगने लगता। उसकी बहुत सी बातें अस्पष्ट ही रह जाती थी। यह सब 1 साल तक चलता रहा। उसने परीक्षा में उल्लेखनीय अंक प्राप्त कर फाइनल ईयर में प्रवेश पा लिया था। तभी मेरी शादी एक डॉक्टर से तय हो गई। वैसे तो शादी की बात बीए में दाखिल लेते ही चलने लगी थी। पढ़ाई लिखाई में मेरा कुछ खास मन लगता नहीं था। मुझे लड़के वाले देखने आए थे। मेरा होने वाला पति भी आया था। साड़ी गहनों में सजी मैं तो उसे भाई ही गई थी। वह भी मुझे कम अच्छा नहीं लगा था। बीए की फाइनल परीक्षा के बाद पढ़ाई से छुट्टी मिलने वाली थी और मैं उन दिनों बस अपनी शादी के ख्यालों में डूबी अपने आप में ही मगन थी। वैसे भी परीक्षा हो चुकी थी और अब तो शादी के बाद ही फाइनल ईयर की परीक्षा के लिए पढ़ाई करनी थी। उसी शाम को दिनेश आया था। माँ ने यह शुभ समाचार उसे हंसते हुए सुनाया था। उसके सामने बैठी सिर झुकाए मैं भी मुस्कुरा रही थी। स्वभावतः दिनेश हमेशा शांत और गंभीर ही बना रहा। बोलता वह कम ही था, लेकिन अन्य दिनों की अपेक्षा आज कुछ ज्यादा ही चुप था, जिसकी ओर न तो माँ ने ध्यान दिया और न ही मैंने। बाद में ख्याल आया कि उसने माँ से औपचारिक भाषा में भी इस सूचना पर अपनी खुशी जाहिर नहीं की थी। मुझसे भी तो कुछ नहीं कहा था। माँ खुश थी बेटी के सुखी भविष्य की कल्पना से, और मैं रंगरेजन बनी हर क्षण अपनी कल्पना को रंग बिरंगे रंगों में डुबोती, सुखाती, निहारती, उन्हीं इंद्रधनुषी रंगों में खोई। यह भी नहीं देख सकी कि वह सारा समय गुमसुम बना रहा। उस दिन जल्दी ही चला भी गया था। माँ ने सगुन की मिठाई खाने को दी थी तो उसे भी तबीयत खराब का बहाना कर इनकार गया। उस दिन के बाद से मेरी उससे
फिर तो कभी मुलाकात भी नहीं हुई। दूसरे दिन से ही उसे कॉलेज में भी नहीं देखा। छोटा भाई शहर से बाहर गया हुआ था और माँ भी कार्यों में व्यस्त थी, सो किसी को दिनेश की अनुपस्थिति का ख्याल भी नहीं आया। कुछ दिनों बाद माँ और पिताजी दोनों को एक साथ ही ध्यान आया कि दिनेश कुछ दिनों से इधर आया नहीं है। पापा खुद हॉस्टल में उससे मिलने गए थे, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं। वहाँ पता चला कि वह अपने गांव चला गया है। क्लास से उसकी अनुपस्थिति बढ़ती जा रही थी, लेकिन वह गांव गया तो फिर कोई समाचार भी नहीं भेजा। मेरी शादी में मौसी आई हुई थी। माँ से बता रही थी कि दिनेश की तबीयत ठीक नहीं रहती। वह हमेशा चुपचाप गुमसुम बैठा अपने आप से अंग्रेजी में कुछ कुछ बड़बड़ाता रहता है। मैं अपनी शादी में गहने कपड़ों के चुनाव में इतनी मगन थी कि उनकी बातों पर खास ध्यान भी नहीं गया। फिर भी सुनकर एक अफसोस तो हुआ था कि इतने अच्छे स्टूडेंट का एक साल बर्बाद हो गया। मैं शादी के बाद वापस कॉलेज आ गई थी। दिनेश गांव से वापस नहीं आया था। उसके बगैर न तो कॉलेज और न ही हम लोग अधूरे थे। मैं अपने आप में इतनी व्यस्त थी कि किसी के अनुपस्थिति का भान ही नहीं होता। शादी के बाद पढ़ाई में वैसे भी मन नहीं लगता था। फिर भी किसी तरह बीए पास करने की तमन्ना तो थी ही। उधर मेरे पति महोदय का हाल यह था कि करीबन रोज ही डाकिया नीला लिफाफा लिए हाजिर रहता। किसी किसी दिन तो एक साथ दो दो लिफाफे आते। मैं उन दिनों परवाज तितलियों की तरह जीवन की मुक्ताकाश में उड़ाने भरने की तैयारी में लगी रही। आखिर मेरी परीक्षा समाप्त हुई और मैं अपने पति के पास अपना अलग संसार बसाने चली गई। खूब रमी बसी रही अपनी घर गृहस्थी में। दिनेश भी औरों की तरह मेरी स्मृति में कभी झांकने नहीं आया। वैसे भी इस घर गृहस्थी की भला शैली और किट्स के दीवाने का क्या काम था। इन्होंने छुट्टियां ले ली थी और हम लोग दिल्ली, आगरा, मसूरी के सैर सपाटे करते रहे। लाल किला, ताजमहल और मसूरी के माल रोड के दृश्यों को आंखों में, मन में और कैमरे में कैद कर वापस आ गए तो माँ की चिट्ठी मिली थी। उन्होंने लिखा था, तुम्हारी मौसी की चिट्ठी आई है कि दिनेश अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। पूर्णिया में किसी डॉक्टर के इलाज में है। उसे मेंटल शॉक भी दिए जा रहे हैं। खत पढ़कर मैंने रख दिया था। अफसोस हुआ था। पढ़ने लिखने में कुशाग्र बुद्धि का था, लेकिन शायद पढ़ाई लिखाई में इस कदर डूबे रहने से ही अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। ऐसे तो कहीं से भी वह असामान्य नहीं लगता था। बस फिर मैं चिट्ठी की बात भूल अपनी छोटी सी दुनिया की व्यस्तताओं में खो गई। आज पार्टी है तो कल पिकनिक। क्या वह उनकी व्यवस्थाओं की वजह से रूठ जाना, फिर उनके मनाने का मान जाना, सज धज कर फिल्में देखना, ऐसे ढेर सारी उमंगों भरे दिन में गुजारती रही। छोटे भाई की शादी थी। माँ ने मुझे कुछ पहले बुलाया था। इन्हें तो इतने दिनों की छुट्टियां मिलती नहीं, तो तय हुआ कि मैं अकेली पहले चली जाऊं। ये शादी के एक दिन पहले ही आ पाएंगे ताकि दुल्हन के रिसेप्शन तक रहना हो पाएगा। मैं जब से इनके पास आई थी, इन्हें छोड़कर अकेले कभी नहीं गई। जब भी जाना होता तो साथ ही बस एक दो दिन के लिए ही जाती। ये स्टेशन पर मुझे छोड़ने आए। मुझे विदा करते हुए उदास थे और मैं अनमयस्क। ट्रेन ओझल होने तक मुझे जाते हुए देखते रहे। शादी में मौसी भी आई थी। बहुत दिनों बाद उनसे भेंट हुई, लेकिन मैंने उनमें अपने प्रति पहले वाला स्नेह नहीं देखा। मेरे प्रति कुछ चुप चुप सी थी। एक दिन मैं मौसी के साथ अकेले कमरे में बैठी थी तो मैंने मौसी को उलाहना दिया, आप तो मुझे भूल ही गई। मेरे प्रति आपका प्रेम अब खत्म हो गया है। अब मैं पराए घर की हो गई हूँ ना। वह कुछ देर चुप रही, फिर उठकर भीतर से दरवाजा बंद कर दिया और बिल्कुल पास आकर बोली, तुम में और दिनेश में प्यार वार का कोई चक्कर था क्या? सच सच बताना। पहले तो तत्क्षण उनकी बात मेरी समझ में नहीं आई, और जब समझ में आई तो मैं सकते में आ गई। मुझे गुस्सा भी आया। यह तो सरासर बेहुदी बात थी, जिसकी उम्मीद मुझे मौसी से कम तो नहीं थी, जिन्होंने माँ की तरह मुझे प्यार किया था। मैंने तुनकते हुए कहा, यह आप क्या कह रही हैं? ऐसी बात आपके मन में आई भी कैसे? उन्होंने अनमने भाव से कहा, नहीं कुछ नहीं, यूं ही पूछ लिया।
दरअसल मुझे तो पूछना भी नहीं चाहिए था। मैंने फट के स्वर में कहा, ऐसे सवाल पूछने के पीछे कोई कारण तो जरूर ही होगा, नहीं तो आप भला मुझसे पूछती ही क्यों? मौसी ने टालने की गरज से कहा, छोड़ो भी, अब कारण जानकर भी क्या होगा? जो होना था वह तो हो ही रहा है। अब तो सिर्फ भगवान ही उसे बचा सकते हैं। फिर वही संशय में डालने वाली मौसी की बातें, लेकिन वह तो कभी भी इस तरह की उलझी बातें करने वाली थी नहीं। बातचीत में बड़ी ही साफ साफ स्पष्ट बोलने वाली थी। मैंने फिर उन पर दबाव दिया, कुछ तो बताइए। तो ऐसी उलझन बढ़ाने वाले स्वभाव की कभी नहीं थी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, तुम पहले मेरे पूछे गए सवाल का जवाब तो दो, तभी कुछ बतला पाऊंगी। मैंने सहमी आवाज में कहा, आपकी कसम, अपने पति, भगवान, सभी की कसम, न तो कभी उसने न ही मैंने प्यार व्यार तो दूर ऐसी वैसी बात भी न की थी। मौसी ने कुछ नाराजगी से कहा, तो फिर वह दिन रात सिर्फ तुम्हारा ही नाम क्यों लेता रहता है? दीवारों से, पेड़ पौधों से तुम्हें संबोधित कर क्यों बोलता और हंसता रहता और अंत में रोने लगता है? अंग्रेजी में न जाने अपनी डायरी में क्या क्या हर वक्त लिखता रहता है। वह तो अच्छा है कि वह कॉलेज का तुम्हारा नाम नमिता लोग जानते नहीं हैं। सभी घर का नाम निधि से ही तुम्हें जानते हैं। मैं तो हमेशा डरी रहती हूँ कहीं मेरे ससुराल में न लोगों को यह सब पता चले, बातें तुम्हारे पति के कानों तक न आ जाए, कहीं कुछ ऐसा वैसा न हो जाए। वह सही दिमागी हालत में हो तब न ऐसा करने से मना करूं। मैंने करीबन करंट लगने से अवसन घिघियाती आवाज में बस इतना कह पाई, लेकिन ऐसी वैसी कोई बात नहीं, कोई तो संदर्भ नहीं मौसी, कुछ भी तो नहीं था। कम से कम मैंने तो एक क्षण के लिए भी दिनेश के विषय में ऐसा कुछ नहीं सोचा था। मौसी ने हारी हुई आवाज में बस इतना कहा, भगवान ही जाने कि यह सब उसके मन में कहाँ से समा गई कि अपनी जिंदगी ही तबाह कर बैठा है। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद मौसी ने जैसे कुछ याद करते हुए कहा, लेकिन जब वह बिल्कुल ठीक ठाक था तब भी एक दिन एकांत में मुझसे कुछ देर हंसी मजाक करता रहा। उसने इधर उधर की बातें भी की। मुझे आश्चर्य भी हो रहा था कि आज वह इतना मुझसे मुखर कैसे है। फिर बोला, एक बात बताऊं भाभी, तुम्हारी बहन बेटी नमिता मुझे दुनिया में सबसे अच्छी लगती है। मैं मन ही मन उसे। वह बीच में ही चुप हो गया था। मैंने जब पूछा, क्या मन ही मन, तो वह हंसता हुआ, खुद समझ लो, कहता हुआ बाहर चला गया। बात आई गई और मैंने उतनी गंभीरता से उसे लिया भी नहीं। दरअसल उन दिनों वह था भी तो किशोरवय का ही। मैंने उसे तरजीह नहीं दी। फिर मौसी अपने सूटकेस से एक डायरी निकाल लाई और मुझे देते हुए कहा, इसमें पढ़ो तो क्या लिखा है। रात दिन घर में पड़ा वह कुछ न कुछ इसमें लिखता रहता था। मैंने चुपके से एक दिन निकाल कर देखा तो सिर्फ अंग्रेजी में लिखा था। मैं पढ़ नहीं सकी। यह सब भला कैसे दिखलाती? यह सब भला किसे दिखलाती, किससे पढ़वाती? मौसा को तो तुम जानती हो कि कितनी कड़ियल मिजाज के हैं। तुरंत कहने लगते, तुम्हारी बहन बेटी ने ही मेरे भाई को बर्बाद कर दिया। मैं इसे लेते आई थी कि तुम्हें दूंगी कि पढ़ो इसमें क्या लिखा है। मैंने झिझकते हुए एक आज्ञाकारी की तरह प्रथम पृष्ठ खोला। एक लड़की का स्केच काली स्याही से बना था। स्केच सुंदर था। लंबे लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें बनी थी। लगता है यह स्केच उसने सही मानसिक हालत में बनाया था। उस स्केच के नीचे लिखा था नमिता। मैंने घबराकर डायरी बंद कर दी और कहा, इसमें तो कुछ नहीं। क्लासेस में जो नोट्स लिखाए जाते थे वही सब लिखा है। मौसी ने मुझे गुमसुम देखा तो अपने परिवार की, मेरे पति के बातें करने की और बातें पूछने लगी। बातचीत के बीच मैंने धीरे से मौसी की आंख बचाकर उस डायरी पर तकिया खिसकाकर रख दिया ताकि वह डायरी कहीं वापस न मांग ले। मैं उस डायरी को पढ़ना चाहती थी। मौसी फिर दिनेश की बातें करने लगी कि चिंता की बात नहीं है, परिवार के लोगों ने डॉक्टर को सलाह ली है कि उसकी शादी कर दी जाए, हो सकता है वह ठीक हो जाए। दिनेश की बात फिर चल पड़ी और मैं
चौकन्नी हो गई कि मौसी कहीं वह डायरी मांग न ले। लेकिन तभी माँ ने मौसी को किसी काम के लिए बुलाया और वे उठकर चली गई। मैं कमरे में अब अकेली थी। दरवाजा बंद कर दिया और डायरी खोलकर देखने लगी। उसने कॉलेज में मेरे साथ अपनी पहली मुलाकात के बाद ही शायद डायरी लिखना शुरू किया था। दूसरे पन्ने पर लिखा था, आज तुमसे मुलाकात हुई तो लगा जैसे तुम्हारी तलाश थी, शायद पूर्व जन्म से ही। तुम्हारी आवाज में जो मिठास है, आंखों में जो हंसी हर क्षण तैरती रहती है, वह सब तो न जाने क्यों मुझे पूर्व परिचित ही लगी। चलो इस जन्म में तो मिली तुम मेरी नमिता नहीं, मीता हो, सिर्फ मीता। मैंने डायरी घबराकर बंद कर दी। मेरा सर चकराने लगा। यह सब क्या है? कहीं मेरी सुखी जिंदगी को उखाड़ फेंकने की कोई नियति का यह सब षड्यंत्र तो नहीं? मैं बिस्तर पर लेट गई। जब मन कुछ शांत हुआ तो फिर कहीं से एक पृष्ठ खोला। आज कैंटीन में तेज हवा से बचने के लिए जब तुमने अपना दुपट्टा अपने सर पर ले लिया और उसका किनारा गले में लपेट लिया तो मैं तुम्हें देखता ही रहा। बिल्कुल मोनालिसा लग रही थी, मेरी मोनालिसा, सिर्फ मेरी। फिर मैंने डायरी बंद कर दी, लेकिन मुझे चैन नहीं पड़ रहा था। फिर कहीं से एक पृष्ठ खोला। तुम रोज तो कानों में बाली पहनती थी, आज चांदी का झुमका पहन लिया है। सुंदर लग रही हो। पीले रंग का होता तो और भी अच्छा लगता, जैसे पीले गुलमोहर के फूल। आंखों में आज काजल नहीं लगाया। काजल से तुम्हारी आंखें हंसती हैं, आज उदास लग रही है। तुम्हारी आंखों में उदासी मुझे जरा भी नहीं भाती। मैं भी उदास हो जाता हूँ। डायरी के उस पन्ने को पलटकर मैंने कोई और पन्ना खोल दिया। जिस दिन तुमसे बात हो जाती है, मन शांत हल्का सा लगता है। जानती हो, उस दिन मैं जी भरकर अपनी पढ़ाई करता हूँ, जैसे तुम पास बैठी मुझे पढ़ने को प्रेरित करती रहती हो। मेरे हर एक पन्ने पर एक लड़की का स्केच बना हुआ है। ऐसे हर एक पन्ने पर एक लड़की का स्केच बना हुआ था। उसके नीचे मेरा नाम और फिर बीच बीच में किसी न किसी ऑथर के एक संदर्भ से मेल खाती पंक्तियाँ। यह सब सारा कुछ उसने इंग्लिश में ही लिखा था। एक जगह उसने यह भी लिखा था, तुम्हारी माँ कह रही थी कि तुम्हारे बाल इतने लंबे हैं कि मॉर्निंग क्लास में जब भी जाना होता तो तुम अपनी बालों की वेणी रात में ही सोने से पहले गूंथ लेती हो। जरा खोलकर एक दिन अपने बाल दिखलाना तो, ऐसी कविता रचूंगा कि सारे कवि मात खा जाएंगे। डायरी पढ़ते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे और पता नहीं कब से मेरी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। मैंने डायरी बंद कर दी और आंख बंद कर लेट गई तो मुझे पता भी नहीं चला और वह मेरे हर क्षण को जीता रहा। उसकी आंखें, उसका चेतन अचेतन मन मेरे साथ मेरी हर सांस का हिसाब रखता रहा। मैंने फिर डायरी खोल दी। अब की डायरी का अंतिम पृष्ठ उल्टाया। अंतिम के कुछ पन्ने खाली थी। मैंने बीच से पन्ना पलटा। अब तक लगता था वह अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। सिर्फ बड़े बड़े ऑथर की कविताओं की बेतरतीब पंक्तियां ही लिखी थीं। स्केच भी नहीं था। आड़ी तिरछी सिर्फ कुछ रेखाएं, जिसके नीचे मेरा नाम लिखना वह नहीं भूला था। कुछ और पन्नों के बाद कविता की कोई भी पंक्ति पूरी नहीं। पंक्तियां अधूरी, शब्द अधूरे, लेकिन मेरा नाम पूरा लिखा हुआ था। मैंने डायरी अपने पर्सनल सामान के साथ अपने पास रख ली। फिर कभी वहां रहते मैंने उस डायरी को नहीं पढ़ा, लेकिन जब तक वहां रही गुमसुम ही बनी रही। अपने विचारों में धागे की तरह मन उलझता पुलझता रहा। मैं भूल ही गई कल भाई की शादी है और आज मेरे पति आने वाले हैं, जिनसे विदा होते मैं कुम्हला गई थी। उन्हें लाने स्टेशन कार को लेकर खुद पाया गए थे। जब घर में इनकी आवाज़ सुनी तो मेरी जैसे तंद्रा टूटी। बहुत सारे मेहमान घर में जमा थे। इन्होंने आते ही मुझे एकांत में बुलाया। क्या बात है मेरी मल्लिका, बड़ी उदास दिख रही हो। आखिर मेरा जादू चल गया ना। मैं मुंह बाए इन्हें देखने लगी। पता नहीं किस जादू की बात कर रहे थे। फिर इनकी आवाज़ सुनाई दी, मेरे बगैर देखो तो
रंग रौनक ही फीका हो गया है। दरअसल तुमने मुझे भी अपनी आदत इस कदर लगा दी है कि तुम्हारे बगैर घर बस काटने को दौड़ता था। यह सब कहते हुए इन्होंने मुझे अपने आलिंगन में बांध चुंबनों की बौछार कर दी थी। लेकिन पता नहीं यह सब भी जैसे मुझे आज स्पंदित नहीं कर पा रहे थे। मन ने सांत्वना दी, अपने पुराने स्थान पर लौट जाऊंगी, जहाँ सिर्फ मेरे पति और मैं होंगी। वहाँ न डायरी की बात होगी, न ही मौसी की मौजूदगी से उत्पन्न दिनेश की बातें। सब कुछ पहले जैसे ही खुशनुमा खुशबू से महमाता हुआ मिलेगा। वापसी के वक्त मौसी ने एकांत में मुझे सांत्वना देते हुए कहा था, तुम दुखी मत होना। जब तुमने उससे कुछ कहा ही नहीं, या फिर जब उसने ही कुछ नहीं कहा था, तो तुम क्या अंतर्यामी हो कि उसके मन की बात जान जाती? और फिर जानने से क्या होता है? तुम्हारे मन में भी तो उसके लिए प्यार होना चाहिए था ना, तब ना। मैंने मौसी से कुछ भी नहीं कहा, बस उनकी बातें सुनती रही। मैं लाख कोशिश करती रही वापस आकर अपनी घर गृहस्थी में मन लगाने की, लेकिन जैसे मन खूंटा तोड़कर भटकता रहा। ये तो सुबह 9 बजे चले जाते थे अपनी ड्यूटी पर, और अकेले पाते ही उसकी सुनाई केट्स, बायरन और शैली की कविताएं अब सिर्फ कोरी कविता ही नहीं रह गई थी, अर्थ बुनने लगी, अपने प्रसंग सी लगने लगी थी। डायरी में लिखे उसके शब्द, उसकी पंक्तियां गर्म तवे पर पानी के पड़े छींटे सा मन में छन से लगने लगती। यह सब होते हुए भी उसके लिए मेरे मन में प्यार नहीं उपजा था। एक अबुझ पश्चाताप, एक निर्दोष अपराध बोध से मैं परेशान थी। यह क्या हो गया? उसने क्यों मुझे अपने मन में बसाकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली? यह कैसी नियति है? मेरी सलोनी से दुनिया पर किसकी प्रेत छाया पड़ी है कि मैं कहीं से भी गुनहगार नहीं होकर अपराध बोध से भीतर ही भीतर अवसन्न हूँ। काश एक बार, सिर्फ एक बार भूल चूक से ही वह मुझसे प्रेम निवेदन करने की ठिठाई करता और मैं इनकार कर देती, तो ऐसे कटीले भावों से हर क्षण बीतने से बच जाती। जो घर मेरे स्पर्श से नन्हे शिशुवत मेरे रख रखाव से पुलकित रहता, वही घर आंगन जहाँ का तहाँ थम सा गया था। मैं तो बस उनके जाने का इंतजार करती रहती कि दिनेश को अपनी सोच में ला बिठाऊं। एक दिन इन्होंने कहा, निधि तुम्हें क्या हो गया है? जब से वापस आई हो चुप चुप सी, जैसे अपने ही ख्यालों के द्वंद्व में जी रही हो। मैं उनके लिए पराठा सेक कर ला रही थी कि उनके शब्द कान में पड़े। कहीं मैके में कोई पुराना प्रेमी तो नहीं मिल गया कि हाथ की थाली छन से जमीन पर गिर पड़ी, जैसे चोरी करते पकड़ी गई हूँ। मैं झुककर थाली उठाने लगी कि इन्होंने आकर मुझे उठा लिया। मेरे पीले पड़ गए चेहरे को देखकर पता नहीं इन्हें क्या हुआ कि मुझे अपनी बाहों पाश में ले लिया। मैं इनकी छाती में लगी सुबकने लगी थी। मुझे बिस्तर पर ले आए और पूछने लगे, कोई खास बात है? मैंने अपने को संभालते हुए कहा, आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, हर वक्त कमजोरी लगती है। इन्होंने मुझे बिस्तर पर लिटाते हुए कहा, कल से खाना बनाने का काम बंद, बहुत ही कमजोर भी हो गई हो, अभी से बेड रेस्ट, कल डॉक्टर से चेकअप करवा देते हैं, मैं अब खाना बनाऊंगा। ये चले गए थे और मैं खाना बिना खाए न जाने कब तक बिस्तर पर पड़ी सोचती रही। मेरे पति मुझे कितना प्यार करते हैं और मैं कहाँ, स्मृतियों में किस अस्थि पंजर से मन लगाए बैठी हूँ। भला अब क्या रह गया है पीछे लौटने को? दुनिया जहान का आदमी पागल बनता फिरे तो क्या हर किसी ऐसे पागल के लिए आदमी जिम्मेदार तो नहीं? कहीं मेरी मनोदशा इन्हें मालूम पड़ जाए तो क्या इतने सहज से ये मान जाएंगे कि इन सारे प्रेम प्रसंगों, विरह वेदना में मेरी कहीं कोई सहमति नहीं थी? क्या उन्हें मैं समझा पाऊंगी कि उसके लिए मेरे मन में सिर्फ करुणा के भाव है, कुछ और नहीं? प्रेम का यह सफर दिनेश का अपना है और वह इस सफर का अकेला मुसाफिर भी। कुछ देर के लिए मैं मन को मना लेती, लेकिन फिर वही उसी साग पर मन जा बैठता। कभी लगता स्टार टू स्टार वाइब्रेट लाइट,
वाली बात तो नहीं घटित हो रही, जिसे दिनेश मेरे सामने किसी और प्रसंग में दोहरा चुका था। कहीं मुझे कोई क्या, मेरा अपना ही बौराया मन उसके पास हमेशा के लिए पहुंचा तो नहीं देगा, लेकिन मैं इसके बिना रह भी नहीं सकती। अब मैं बीच बीच में मौसी को चिट्ठी लिखकर दिनेश का हालचाल भी लेने लगी थी। एक दिन मैं बहुत खुश थी। मौसी की चिट्ठी आई थी कि दिनेश की शादी हो गई है और उसकी मानसिक हालत में सुधार भी है। मेरी पुरानी खुशियाँ लौट आई थी। मैंने इनके लिए इनकी पसंद की खीर बनाई थी। इन्होंने खाते हुए कहा, बहुत दिन बाद तुमने मन से खीर बनाई है, इसका स्वाद ही बतला रहा है तुम्हारे मन की बात। मैं बहुत दिनों बाद आज खिलखिला रही थी। घर आंगन जल तरंग सा गूंज रहा था। अपनी दुनिया में मेरी वापसी इनके लिए बड़ा ही सुखद था। आज फिर मौसी की चिट्ठी आई थी। दिनेश को बेटा हुआ है, लेकिन उसकी मानसिक हालत में कोई सुधार नहीं है। मेरे मन ने कहा, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे बेटे के प्यार दुलार में। हंसी खुशी के दिन बीतने लगे। मैं दिनेश को बिल्कुल ही भूल गई। मैं माँ बनने वाली थी। मेरे गदराए शरीर को अपलक देखते ये खुशियों से निहाल हो जाते। मुझे कुछ भी काम नहीं करने देते, मुझे हमेशा छेड़ा करते। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, एक बार में ही जुड़वा बच्चा हो जाए तो अच्छा। मैं जुड़वा के नाम से ही डर और शर्म से इनके सीने में अपना मुंह छुपा लेती थी। तभी एक दिन मौसी की चिट्ठी आई थी। दिनेश की मानसिक हालत बहुत ही बिगड़ती जा रही है। डॉक्टरों ने रांची मेंटल अस्पताल में ले जाने की सलाह दी है। दिनेश की पत्नी और बेटे की हालत दिखी नहीं जाती। वह बेचारी रात दिन मेरी खुशाबंद में लगी हुई है कि मैं तुम्हें चिट्ठी लिखूं। तुम्हारे पति डॉक्टर हैं और तुम लोगों के जरिए इलाज में सुविधा होगी। विस्तार से इलाज के खर्च वगैरह के संबंध में भी लिखना। मेरे ससुराल की आर्थिक स्थिति तो तुम जानते ही हो। इलाज के लिए जमीन बेचने के अलावा और कोई चारा नहीं, और गांव में जमीन भी जल्दी नगद दाम में बिकती नहीं। पढ़कर न जाने मेरे हाथ पैर में झुनझुनी लगने लगी। मैंने अपने को संयत करते हुए चिट्ठी इन्हें दे दी। इन्होंने डॉक्टरों की सलाह ली, अस्पताल में स्पेशल वार्ड का सारा इंतजाम किया। इन्होंने मौसी को चिट्ठी लिख देने को कहा कि बाहर से मनोचिकित्सा विशेषज्ञों की सेमिनार होने वाली है, जिसमें बेस्ट ट्रीटमेंट हो पाएगा, अतः जल्दी ही आ जाए। कई दिनों तक मैं टालती रही। मेरी बेचैनी फिर लौटने आई थी। दिनेश सही दिमागी हालत में नहीं। कहीं यहाँ आते ही मेरे प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करने लगे या फिर कुछ ऐसी वैसी हरकत कर बैठे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। मेरे प्रति ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इनका कोई बचपन का घनिष्ठ मित्र भी मुझसे मजाक कर लेता है, वह भी इन्हें पसंद नहीं। फिर थोड़ी सी शंका भी, कोई शुभ्र ही इस बनी बनाई मेरी गृहस्थी को क्षण भर में ध्वस्त कर देता। नहीं, जोखम का यह खेल मैं नहीं खेलना चाहती थी। इन दिनों इन सारी बातों से मैं इतनी सशंकित रहने लगी कि ठीक से मुझे नींद नहीं आती थी। नींद में मैं चौंक पड़ती थी। अक्सर सोए में देखती कि किसी ने बहुत ऊंचाई से नीचे अतल में मुझे फेंक दिया है। एक दिन सुबह चाय पीते हुए इन्होंने मुझसे पूछा, चिट्ठी तुमने डाल दी है ना? अभी तक कोई जवाब नहीं आया। मैंने सहज बनते हुए इन्हें समझाना चाहा, क्यों बेकार इन लफड़े में पड़ना है। मेरी हालत ऐसी है, ढंग का कोई नौकर नहीं। आप ही लिख दीजिए कि यहाँ से बेहतर इलाज आगरा के मेंटल हॉस्पिटल में होगा। मैं अपनी ऐसी हालत में जरा भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहती। ये मेरा मुंह देखने लगे। फिर कुछ क्षण चुप रहकर बोले, डार्लिंग कैसी बात करती हो, तुम तो ऐसी खुदगर्ज कभी नहीं थी। फिर दिनेश तो अस्पताल में भर्ती हो ही जाएगा, मौसी जी भी रहेंगी, सारा कुछ संभाल लेंगे। बेचारी कभी यहाँ आई भी नहीं है। मैं तो सोचता हूँ कि उन्हें तुम्हारे डिलीवरी तक रोक ही लो। तुम्हें क्या आपत्ति है? मैं हूँ ना। मौसी के आने से थोड़ा घर में चहल पहल भी रहेगी। मैं चुप थी। ये कमरे में एक अंतर्देशीय उठा लाए और मुझसे पूछने लगे, तो लिख दो ना, मैं खुद ही सारी बातें समझाकर लिख देता हूँ। तुम आजकल करती करती देर कर दोगी। फिर सेमिनार का दिन भी नज़दीक आ रहा है।
मुझे कहने को भला शेष क्या रह गया था। स्वीकृति से सर भर हिला दिया। अब रोज ही इसी आशंका से नींद खुलती और इसी आशंका से नींद पड़ती कि कभी भी किसी भी समय मौसी दिनेश के साथ आ पहुंचेगी। हालात कभी ज़्यादा खराब होगी तो चिट्ठी मिलने का इंतजार किए बगैर भी वे लोग चल चुके होंगे और किसी समय भी आ सकते हैं। पहले तो वे लोग पटना ही पहुंचेंगे, फिर वहां से रांची। पटना पहुंचने पर पापा या मम्मी का फ़ोन जरूर आवेगा। मैंने उन्हें फ़ोन पर कह भी दिया था कि आने से पहले फ़ोन से सूचित कर देंगे ताकि स्टेशन गाड़ी जा सके। फ़ोन की घंटी बजती और मैं भागी दौड़ी रिसीवर उठाने पहुंच जाती। एक दिन तो मैं पूजा घर से पूजा कर रही थी। फूल मूर्ति पर चढ़ाने के लिए हाथ में ही थे कि फ़ोन की घंटी सुनते ही मैं दौड़ी रिसीवर उठाने। फ़ोन किसी और का था, लेकिन हाथ में फूल लिए मेरा पूजा गृह से निकलना, वह भी महज सिर्फ फ़ोन कॉल के लिए, इन्हें आश्चर्यचकित कर गया। मैं भी अपने व्यवहार पर सकुचाई हुई सी वापस पूजा करने चली गई। इन्हें चिट्ठी लिखे भी कई दिन हो गए थे। विशेषज्ञों की टीम आकर जा भी चुकी थी, लेकिन मौसी के पास से कहीं कोई समाचार, किसी तरह की चिट्ठी नहीं आई थी। मैंने राहत की सांस ली कि शायद वहीं कोई अच्छा सा डॉक्टर मिल गया होगा। जाड़ी की दोपहरी थी। सुबह से कुहासा फटने से हवा तेज चल रही थी। हम सभी घर में दुबके बैठे थे। उसी समय डाक से मौसी की चिट्ठी आई। पढ़कर चेहरे का रंग मत्तिम पड़ गया था। चिट्ठी मेरी तरफ बढ़ाकर वे अपनी स्टडी रूम में ही चले गए। चिट्ठी में लिखा था, बरामदे में आग जल रहा था। रात में पता नहीं कब दिनेश आग के पास बैठ गया। पत्नी ने देखा भी, वहीं जगी भी रही कि कब बिस्तर पर वापस आएंगे कि उसकी आंख लग गई। रात का पहला पहर था, सो नींद गहरा गई। घे 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 की आवाज़ से जब उसकी पत्नी की नींद खुली तो बाहर आकर जोर जोर से चीखने चिल्लाते हुए दिनेश के जले शरीर को बुझाने लगी। हाथ चेहरा तो उसके भी झुलस गए। घर आंगन में हम सभी दौड़े भागे, उसकी पत्नी को अलग किया और उसे बैलगाड़ी में रखकर नज़दीक के अस्पताल ले जाने लगे। आधा से अधिक तो उसका शरीर जल चुका था। रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। हम सभी उसके क्रियाक्रम में व्यस्त रहे, सो तुम्हें चिट्ठी नहीं दे पाई। मैं उस दिन बिलक बिलक कर रोई, बहुत रोई, रोती रही। न जाने क्यों मैं अपने को दंडित करना चाहती थी। अपना सर दीवार से दे मारा। गीलेपन का एहसास हुआ तो न सिर्फ कनपटी ही मेरी लहूलुहान थी, मेरा पूरा बदन खून में नहाया हुआ था। मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो अस्पताल में थी। मेरा गर्भपात हो गया था। मेरे पति सर पकड़े मेरे पास बैठे थे। तुम चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, बस यही मेरे लिए खुशी की बात है। लेकिन उनके चेहरे का सन्नाटा मुझसे देखा नहीं जा रहा था। अस्पताल से मैं घर तो आ गई, लेकिन मेरा मन धीरे धीरे पता नहीं कब इनके पास से खिसक कर वापस चला आया था। जिस प्रेम को जीते जी दिनेश ने मेरे मन में जगा नहीं पाया, वह शायद मरकर जगा गया। अब मैं अकेला पाते ही उसकी डायरी निकालकर किस्त दर किस्त पढ़ती हुई दुपट्टे से सर ढककर उसका किनारा गले में लपेट आईने में देखती हूँ। लो, आ गई तुम्हारी मोनालिसा, सिर्फ तुम्हारी, पहचाना? अब मैं डर और भय से लिपटी उस डायरी को नहीं पढ़ती, उसका हिस्सा बनकर उन लम्हों को जीती हुई, कानों में चांदी के झुमके पहनकर उसे झुमकाते हुए मुस्कुराकर कहती हूँ, कब ला दोगे गुलमोहर के झुमके? बालों को खोलकर सहलाती हूँ, कब रचोगे कालजयी कविताएं? आईने के सामने जब भी खड़ी होती हूँ, उसका वही ताजा सा गहरी आंखों से निहारता सा अक्ष उभर कर आ जाता है। अपनी चेहरे की जगह उसका चेहरा। डायरी के पन्नों को सहलाती हूँ, वहाँ मुझे उसका स्पर्श महसूस होता है। लोग मुझे पागल भी कहने लगे। मैं उपस्थित सत्य के मोड़कर बेकाबू और विवश से अनुपस्थिति सत्य के आगोश में धंसती चली जा रही हूँ। अब मुझ पर कभी भी किसी मौसम का असर नहीं होता। मेरे मन में हमेशा के लिए पतझड़ उगाया है। सूखे पन्नों के बिखरन की सरसराहट को अपने में महसूस नहीं,
मेरी नियति बन गई है। हमें आशा है कि हमारी कहानी आपको पसंद आ रही होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।